हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल काइजन टेक एड में। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं पेमेंट जॉइंट्स, जिसमें हम लोग पेमेंट के जो डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपको पता है, प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस, जिसमें से हमने लोड स्ट्रेस, वार्पिंग स्ट्रेस और फ्रिक्शनल स्ट्रेस और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व आउट किया था। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं डिज़ाइन ऑफ जॉइंट, जिसमें हम लोग पेमेंट के डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट्स हैं उनके बारे में कैसे डिज़ाइन किया जाता है उनका कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने इस लेक्चर में। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, छोटा सा ओवरव्यू दिया था आपको, कि ओवरव्यू दिया था कि डिज़ाइन ऑफ जॉइंट्स के बारे में। और डिज़ाइन ऑफ जॉइंट्स में आपने देखा था, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपका डिज़ाइन ऑफ जॉइंट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जिसमें से आपके डिज़ाइन ऑफ जो दो टाइप के आप जनरली जॉइंट्स होते हैं आपके पेमेंट में, एक होता है आपका ट्रांसवर्स जॉइंट्स एंड सेकेंड होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स। अगर ट्रांसफर जॉइंट्स की बात करें तो ये दो मेनली दो टाइप का होता है आपका। एक होता है आपका एक्सपेंशन जॉइंट एंड सेकंड होता है आपका कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं और डिटेल में बात करने वाले हैं। पर उस डिटेल में बात करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेंशन जॉइंट आपका कैसे होता है। एज इंजीनियर आपने साइट में देखा होगा, जब आप पेमेंट को डिजाइन कर रहे होते हैं तो आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि आपका जो एक्सपेंशन जॉइंट होता है वो कैसे होता है, उसका अरेंजमेंट कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट कैसे होता है, उसका अरेंजमेंट कैसे होता है, और लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट कैसे होता है। तो इन सबको पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि साइट में आपको ये प्रैक्टिकली आपको ये कैसे दिखते हैं और ये जॉइंट हमारे कैसे होते हैं, इनका अरेंजमेंट कैसे होता है। उसके बाद इनका हम बात करेंगे डिटेल में। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे ये इमेज में दिख रहा है, ये एक्सपेंशन जॉइंट है। तो ये एक्सपेंशन जॉइंट का आपको एक एग्जांपल है। देखिए ये जो है आपका, ये आपका एक्सपेंशन जॉइंट का एग्जांपल है। अब आपका जो एक्सपेंशन जॉइंट है, यहाँ पे आप जो गैप होता है, ये जो गैप है, जो ये गैप आपका जर्नली जो इसको आप बोलते हैं विड्थ ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्सपेंशन जॉइंट, तो ये जो आपकी विड्थ है एक्सपेंशन जॉइंट की, ये विड्थ आपकी 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कितनी? 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू आईआरसी। अकॉर्डिंग टू आईआरसी कभी भी आपकी एक्सपेंशन जॉइंट की विड्थ 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, आपको इस साफ साफ जो ये एक्सपेंशन जॉइंट है आपका, ये आपको दिख रहा है कि आपका किस डायरेक्शन में है। ये आपका ट्रांसफर डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? ट्रांसफर डायरेक्शन। जनरली आप इसको बोलते हैं, या जनरली आप लेटरल डायरेक्शन भी बोलते हैं। तो इसलिए आप इसको ट्रांसफर जॉइंट का पार्ट बोलते हैं। ट्रांसफर जॉइंट में आपके दो जॉइंट्स होते हैं, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो देखिए आपका ये ट्रांसफर डायरेक्शन में, इसलिए आपको ट्रांसफर जॉइंट भी बोलते हैं, या ये आप इसको एक्सपेंशन जॉइंट भी बोलते हैं। अगर बात की जाए ट्रांसफर डायरेक्शन की और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन की, तो आपको अच्छी तरह पता है कि आपका जो ये रोड है, ये पेमेंट है आपकी, इस पेमेंट में आपका जो व्हीकल ऐसे मूव करता है, जो व्हीकल मूव करता है वो आपका ऐसे मूव करता है। तो जो ये डायरेक्शन होती है, ये मूव करने की जो डायरेक्शन होती है, इसको आप बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। और अगर बात की जाए इस डायरेक्शन की, रोड की आपकी इस डायरेक्शन की बात की जाए, तो ये होता है आपका ट्रांसफर डायरेक्शन। क्या होता है? ट्रांसफर डायरेक्शन, या इसी को आप बोलते हैं लेटरल डायरेक्शन। और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन क्या होता है आपका? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन आपका ये होता है। तो आपका जो एक्सपेंशन जॉइंट आपको जो दिख रहा है, ये किस डायरेक्शन में प्रोवाइड है आपका? देखिए ट्रांसफर डायरेक्शन में प्रोवाइड है, इसलिए आप इसको ट्रांसफर जॉइंट भी बोलते हैं, या इसको आप एक्सपेंशन जॉइंट बोलते हैं। तो ये जो रही बात है एक जनरल सी एक्सपेंशन जॉइंट की। अब एक्सपेंशन जॉइंट आप प्रोवाइड क्यों कराते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है जानना। तो एक्सपेंशन जॉइंट आप इसलिए प्रोवाइड कराते हैं क्योंकि आपका क्या है, जनरली आप क्रेडिट पेमेंट में आप एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड कराते हैं। और आप देख रहे हैं कि ये आपका एक रिजिट पेमेंट की एक स्लैब ये हुई, और दूसरी स्लैब आपको इस साइड के दिख रही है। तो इन दोनों स्लैब के बीच का ये जो गैप है, यही तो है आपका एक्सपेंशन जॉइंट, राइट। तो ये क्या होता है कि जब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो आपका जो स्लैब है वो क्या होता है? एक्सपेंशन होता है उसका। स्लैब क्या होती है? फैलती है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो स्लैब का क्या होता है? एक्सपेंशन होता है। उसको उसको लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन को में एक्सपेंशन को अलाउ करने के लिए आप एक्सपेंशन जॉइंट को क्या करते हैं?
प्रोवाइड कराते हैं, राइट। मतलब मान लीजिए कि आपकी ये वाली स्लैब है, अब टेम्परेचर जब बढ़ा तो ये स्लैब क्या होगी, एक्सपेंशन होगी, राइट। इधर से भी आपका टेम्परेचर बढ़ा और आपका ये भी स्लैब क्या होगी, एक्सपेंशन होगा। अब अगर आप यहाँ पे जॉइंट प्रोवाइड ही नहीं कराएंगे तो एक्सपेंशन तो होगा ही, क्योंकि कंक्रीट में जल्दी बार टेम्परेचर बढ़ने से एक्सपेंशन होगा। तो अगर आप जॉइंट्स ही नहीं प्रोवाइड कराएंगे तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका रोड में क्या आया, क्रैक डेवलप्ड हो जाएगा, राइट। तो उसको अवॉइड करने के लिए आपके मतलब आप अलाउ करते हैं कि एक्सपेंशन हो, तो इसलिए आप लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में क्या करते हैं, ये एक्सपेंशन होने के लिए आप एक्सपेंशन जॉइंट को प्रोवाइड कराते हैं। तो देखिए एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड किस डायरेक्शन में है, देखिए ट्रांसफर डायरेक्शन में है, राइट। इसको आप ट्रांसफर जॉइंट बोलते हैं। और एक्सपेंशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, तो एक्सपेंशन देखिए देखिए ऐसे होगा, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। देखिए इस डायरेक्शन में एक्सपेंशन होगा और इस डायरेक्शन में भी एक्सपेंशन होगा, तो ये डायरेक्शन कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल। तो प्रोवाइड आप जनरली एक्सपेंशन जॉइंट को कराते हैं किसमें, ट्रांसफर या लेटरल डायरेक्शन में। बट जिसका एक्सपेंशन को अलाउ करते हैं वो किसमें करते हैं, आप लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में एक्सपेंशन होता है। तो ये आपको जनरली समझ में आया होगा। ये एग्जांपल है आपका, देखिए दिख रहा है आपको साइड में, आपने जनरली आप जब साइड में देखा होगा तो एक्सपेंशन जॉइंट का ये आपका एग्जांपल है। अब जो आपका अरेंजमेंट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अरेंजमेंट है आपका, मैंने एक्सपेंशन जॉइंट का अरेंजमेंट दिखाया है। तो ये आपका अरेंजमेंट कैसे होता था, ये आपका यहाँ क्या करते हैं कि ये एक स्लैब हो गई आपकी, एक स्लैब ये हो गई, यहाँ पे आपका गैप है, तो इस गैप का जो 50% एरिया है उसको आप फिल करते हैं फिलर मटेरियल से। एंड जो वहाँ की जो 50% होता है उसको आपको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, क्यों, एक्सपेंशन के लिए आप छोड़ देते हैं, राइट। पर ये जो गैप में इन जो एक स्लैब से दूसरे स्लैब को जब कनेक्ट कराते हैं, आप अरेंजमेंट करते हैं, वो कराते हैं आप डोवेल बार से। किससे कराते हैं, डोवेल बार से। अभी डोवेल बार क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। डोवेल बार का काम क्या होता है कि इस स्लैब से इस स्लैब में लोड को ट्रांसफर करने का काम होता है। तो जनरली 40% डिजाइन लोड को क्या करता है, ट्रांसफर करता है आपका डोवेल बार। तो इस सबको बात करेंगे। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है ये आपका डोवेल बार का अरेंजमेंट हो गया। यहाँ पे आपने एक अरेंजमेंट कर लिया अपने पूरे कंप्लीटली एक्सपेंशन जॉइंट का, वो उसका एग्जांपल आपको दिख रहा है। चलिए हम आगे देखते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि डोवेल बार के बारे में, तो ये आपका देखिए डोवेल बार का एग्जांपल है, राइट। क्या है ये, डोवेल बार का। तो डोवेल बार जो इंस्टॉल्ड इंस्ट्रूमेंट डोवेल बार एट मिड एंड क्वार्टर स्पान। अब ये क्या चीज है, तो देखिए ये क्या एक्चुअली चीज है कि आपका जो आपको बताया मैं कि डोवेल बार कहाँ प्रोवाइड कराते हैं, तो डोवेल बार आपका जनरली क्या होता है, ट्रांसफर डायरेक्शन में प्रोवाइड होता है, लेकिन सपोर्ट किसको देता है, लॉन्गिट्यूडनल स्लैब क्या करता है, सपोर्ट देता है, राइट। तो देखिए यहाँ पे आपका जो रोड मान लीजिए एक स्लैब ये है और एक स्लैब अदर साइड हो गई, तो इस स्लैब में जो रो आपका ये जो स्टील के बार्स निकले हुए हैं, ये जो स्टील के बार्स देखिए बाहर निकले हुए हैं, ये स्टील के बार्स क्या हो गए, अगला जो स्लैब आप प्रोवाइड कराएंगे उससे क्या हो गए, कनेक्ट होते हैं। तो यही आपका डोबल बार होता है, जो क्या करता है, जो आपके जो ये पेमेंट की क्या थिकनेस है, देखिए ये आपके पेमेंट की थिकनेस है। तो ये पेमेंट की थिकनेस में डोबल बार कहाँ प्रोवाइड कराते हैं, डोबल बार प्रोवाइड करते हैं तो मिड स्पान में प्रोवाइड कराते हैं या तो क्वार्टर स्पान में प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए यहीं पे लिखा है कि आपका या तो मिड स्पान में इसको आप इंस्टॉल करते हैं या तो क्वार्टर स्पान में इसको इंस्टॉल करते हैं, किसको, डोवेल बार को, राइट। जनरली इस डायग्राम में आप देखेंगे, इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि ये आपका एक स्लैब होगा, एक स्लैब ये हुआ और आपने बीच में यहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड कराया है जिसका मैक्सिमम विड्थ होती है कितनी, 2.5 सेंटीमीटर, ज्यादा नहीं रखते हैं। और ये देखिए यहाँ पे आपका जो स्टील का बार प्रोवाइड है इस स्लैब से में क्या है, कनेक्टेड है। तो ये आपका क्या हुआ, डोवेल बार का एग्जाम्पल हुआ। तो ये था आपका डोवेल बार, राइट। डोवेल बार का काम क्या होता है, जो पर्पज होता है डोवेल बार का, एक स्लैब से दूसरे स्लैब में लोड को ट्रांसफर कराना। कितने परसेंट ट्रांसफर कराता है, जनरली 40% डिजाइन लोड को ट्रांसफर करता है। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या रखनी है डोवेल बार की, जो पर्पज होता है प्रोवाइड कराने का, पर्पज ये होता है डोवेल बार प्रोवाइड कराने का कि जो डोवेल बार है वो आपके रोड पे, आपके पेमेंट पे डिफरेंशियल डिफ्लेक्शन होता है उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। अब डिफरेंशियल डिफ्लेक्शन क्या होता है इसके बारे में आगे चल के मैं डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि डिफरेंशियल डिफ्लेक्शन को ये कैसे रिड्यूस करता है। तो ये था आपका डोवेल बार का एग्जांपल। अब कई बार कंफ्यूजन होता है कि डोवेल बार और टाई बार, इनमें कंफ्यूजन होता है कि डोवेल बार और टाई बार क्या होते हैं। तो इसको भी मैं आपको क्लियर आउट कर देता हूँ कि डोवेल बार और टाई बार का ये देखिए नीचे के डायग्राम में आपको एग्जांपल में दिख रहा है कि ये आपकी क्या रोड है। पहले सबसे पहले आपको डोवेल बार बताऊं, ये डोवेल बार के बारे में अभी डिस्कस हो रहा है। तो डोवेल बार में देखिए ये आपकी रोड है, राइट। इस रोड में ये जो डायरेक्शन है, ये देखिए रोड की जो ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन कौन सी है जिसमें व्हीकल मूव करेगा, और जिस डायरेक्शन में व्हीकल मूव करता है वो कौन सी डायरेक्शन होती है, आपकी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन होती है, राइट। तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में देखिए यहाँ पे ये बाहर निकला हुआ क्या, स्टील के बार्स निकले हैं। तो इस डायरेक्शन में जो स्टील के बार्स निकले हुए हैं यही तो है आपका डोवेल बार। तो ये है आपका डोवेल बार का एग्जांपल। अब टाई बार में देखिए, तो टाई बार देखिए तो ये देखिए ये आपकी रोड है, ये जो व्हीकल देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये व्हीकल मूव कर रहा है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। तो और ये जो ये डायरेक्शन है ये आपका ट्रांसफर डायरेक्शन रोड का, ये जो डायरेक्शन है ये आपका ट्रांसफर डायरेक्शन है, राइट। तो देखिए इस साइड जो रोड निकली हुई है, मतलब
ये जो बाहर ये आपके स्टील बार्स निकले हैं ये टाई बार्स कहलाते हैं। तो टाई बार्स कैसे कनेक्ट होते हैं? टाई बार्स कनेक्ट करता है एक लेन से दूसरे लेन को जब कनेक्ट कराते हैं, मान लीजिए ये एक कंप्लीट आपकी लेन है, अब इस साइड जो स्पेस बचा हुआ है इधर दूसरी लेन बननी होगी, राइट? तो एक लेन को दूसरी लेन से जो आप कनेक्ट करा देते हैं, तो वो जो बार्स का यूज कर रहे हैं ये टाई बार के एग्जाम्पल हुए। और डोबल बार क्या होता है कि एक पेमेंट के एक स्लैब से दूसरे स्लैब को कनेक्ट कराता है, कौन? डोबल बार। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है आपके डोबल बार में और टाई बार में, राइट? तो ये था आपका बार्स के बारे में। अब बात करते हैं हमारा कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। क्या? कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, जो हमारे ट्रांसफर जॉइंट का ही एग्जांपल दूसरा टाइप है कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। तो ये देखिए, ये आपको जो दिख रहा है ये आपका होता है कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट होता है। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। और ये नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट देखिए, ये भी देखिए। तो जो स्पेसिंग होती है कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट की, वो 4.5 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये आपको प्लानिंग पता होना चाहिए कि जो स्पेसिंग होती है आपकी कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट की, वो 4.5 मीटर से ज्यादा आप नहीं लेते हैं पीसीसी के केस में, राइट? तो ये है आपका, देखिए यहाँ पे आपका देखिए कि ये है आपका कंस्ट्रक्शन जॉइंट। वो भी आपका किस डायरेक्शन में? देखिए रोड के, वो भी आपका ट्रांसफर डायरेक्शन में है। जिस डायरेक्शन में आपका एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड होता है उसी डायरेक्शन में आपका देखिए कंस्ट्रक्शन जॉइंट भी प्रोवाइड होता है, राइट? इसका काम क्या होता है? इसका काम भी लिटरल जो आपका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो स्लैब होती है उनको क्या करता है? एक्सपेंशन के लिए प्रोवाइड कराता है। तो ये देखिए आपको कंस्ट्रक्शन जॉइंट का एग्जाम्पल है, ये भी आपका देखिए कंस्ट्रक्शन जॉइंट का एग्जाम्पल है। और इस जॉइंट और ये कंस्ट्रक्शन जॉइंट के दोनों के बीच की जो स्पेसिंग है 4.5 मीटर से ज़्यादा आप जनरली प्रोवाइड नहीं कराते हैं एज अ केस ऑफ पीसीसी। तो एग्जांपल भी आपने देखा कंस्ट्रक्शन जॉइंट का। अब बात कर लेते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट को। इसको भी आप देख लीजिए कि लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट आपको एज अ प्रैक्टिकली कैसे दिखता है रोड पे, आपके पेमेंट पे लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। तो ये है आपके देखिए पेमेंट, राइट? ये पेमेंट है। अब यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट में देखिए कि ये जो डार्क कलर का है, डार्क ब्लैक कलर का दिख रहा है आपको, ये पोर्शन दिख रहा है जो आपका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, नाम ही है देखिए लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। और लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट नाम है तो मतलब जाहिर सी बात है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में प्रोवाइड करते हैं। तो ये देखिए जो आपको ब्लैक, डार्क ब्लैक में दिख रहा है, ये डायरेक्शन में जो जा रहा है आपका, ये कहलाता है आपका लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट कहाँ प्रोवाइड करते हैं? एक लेन से दूसरे लेन के लिए देखिए आप जनरली क्या कराते हैं? लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट प्रोवाइड कराते हैं। तो ये आपका देखिए लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। ऐसी लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट में आप यहाँ पे एक लेन से दूसरे लेन के सपोर्ट के लिए आप क्या प्रोवाइड कराते हैं? टाई बार्स प्रोवाइड कराते हैं। क्या कराते हैं? टाई बार्स। डोवेल बार आपको प्रोवाइड कराते हैं देखते हैं एक्सपेंशन जॉइंट और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट में। और लेकिन लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट में आप देखिए क्या प्रोवाइड कराते हैं? टाई बार्स। तो यहाँ पे आपका टाई बार्स, ये जो आपको ब्लैक में दिख रहा है ये होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट, राइट? अब यहाँ पे जो आपका ये जो व्हाइट व्हाइट कलर का आपको जो डैश डैश दिख रहा है, ये आपकी कहलाती है पेमेंट मार्किंग। क्या कहलाती है? पेमेंट मार्किंग। और जो ये जो ये व्हाइट व्हाइट कलर का डॉट दिख रहा है, ये कहलाती है आपकी सेंटर लाइन ऑफ टारगेट लाइन कहलाती है, किसकी? लेन की, राइट? तो ये था आपको डिफरेंट डिफरेंट मेनली था आपको समझना था यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट, तो वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। तो ये ओवरऑल मैंने आपको दिखाया एक्सपेंशन जॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट एंड लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट। अब बात कर लेते हैं अपने इस कॉन्सेप्ट में। तो कॉन्सेप्ट में देखिए, तो ये आपका मान लीजिए ये आपका पेमेंट है, ये पेमेंट है आपका, ये पेमेंट है, राइट? अब ये पेमेंट की रिजिट पेमेंट की मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक पूरी क्या है? कंप्लीट स्लैब है। इस साइड यहाँ से पूरी दूसरी स्लैब होगी और इसके इस साइड मान लीजिए आपकी दूसरी स्लैब होगी, कनेक्ट होंगी, राइट? तो ये आपकी एक कंप्लीट वन स्लैब हो गई रिजिट पेमेंट की। इधर आपकी दूसरी स्लैब हो गई और इधर भी आपकी दूसरी स्लैब हो गई, ठीक है? अब यहाँ पे आपने जॉइंट प्रोवाइड कराया है, एक स्लैब से दूसरे स्लैब को कनेक्ट कराने के लिए यहाँ पे आपने जॉइंट दिया है। ये जो जॉइंट है, इसी जॉइंट को तो आप बोलते हैं क्या? एक्सपेंशन जॉइंट। क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन जॉइंट। इधर भी देखिए, एक स्लैब, ये वाली आपकी स्लैब थी और इधर एक और दूसरी स्लैब थी। इस स्लैब को कनेक्ट कराने के लिए देखिए आपने कहाँ पे कनेक्ट होती है, यहाँ पे आपने क्या दिया है? एक्सपेंशन जॉइंट, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे अभी दिखाया था डायग्राम में, राइट? और ये जो प्रोवाइड है आपके, ये आपको दिख रहा है, ये आपके डोवेल बार है। ये क्या है? आपके डोवेल बार है, राइट? तो डोवेल बार भी देखिए आपका किस डायरेक्शन में प्रोवाइड है? ट्रांसफर डायरेक्शन में। इधर भी देखिए डोवेल बार प्रोवाइड है, किस डायरेक्शन में? देखिए प्रोवाइड है ट्रांसफर डायरेक्शन में प्रोवाइड है, राइट? तो ये आपको दिख गया डोवेल बार। ये भी आपको समझ में आ गया डोवेल बार का काम क्या है, तो आपको दिख रहा है ये स्लैब और इस स्लैब के बीच में लोड का ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? डोवेल बार करता है। और डिफरेंशियल डिफ्लेक्शन भी रिड्यूस करने का काम कौन करता है? डोवेल बार करता है, राइट?
अब बात करते हैं, ये तो आपका था एक्सपेंशन, अब बात है आप में करते हैं हम लोग कंट्रक्शन जॉइंट की। तो ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये आपका क्या है, कंट्रक्शन जॉइंट। किसका एग्जांपल है ये? आप कंट्रक्शन जॉइंट का ये सभी एग्जांपल है, राइट। और कंट्रक्शन जॉइंट में भी आप डोवेल विथ डोवेल बार और विदाउट डोवेल बार दोनों आप प्रोवाइड कराते हैं। अब रही बात लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट की, तो ये आपको जो आपके पेमेंट का भी देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये है आपका लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। क्या है आपका? ये लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट जो ये दिख रहा है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में प्रोवाइड है, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट कहलाता है। और लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट में ही आप टाई बार्स को क्या करते हैं? प्रोवाइड कराते हैं। लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट क्यों देते हैं जनरली? कि आपका जब एक लेन से दूसरे लेन के बीच में जो एक्सपेंशन होता है आपके किस डायरेक्शन में प्रोवाइड करा रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट, किस डायरेक्शन में? आप लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। बट जो एक्सपेंशन को अलाउ करवाते हैं वो किस डायरेक्शन में वो अलाउ करवाते हैं? ट्रांसफर डायरेक्शन में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आपका जब लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट प्रोवाइड, तो इधर भी रोड का क्या होगा? एक्सपेंशन होगा, इधर से भी रोड का एक्सपेंशन होगा। तो उस एक्सपेंशन को अलाउ करने के लिए तो आपने क्या दिया है? लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट को दिया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जर्नल से आपको मैंने डायग्राम दिखाया, इसके बारे में आप डिटेल में बात करते हैं हम। देखिए आप, एक्सपेंशन जॉइंट, अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेंशन जॉइंट्स के बारे में। तो आप देखिएगा और इसमें बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा कि एक्सपेंशन जॉइंट क्या होता है, इसकी विड्थ कितनी रखनी चाहिए, इसके बीच की स्पेसिंग कितनी रखनी चाहिए। तो इस सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक्सपेंशन जॉइंट में आप देखिए यहाँ पे आए, एक्सपेंशन जॉइंट आर ट्रांसवर्स जॉइंट provide to allow expansion of slab in longitudinal direction ड्यू टू इंक्रीज इन एनवायरमेंट टेम्परेचर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सपेंशन जॉइंट जो आप प्रोवाइड कराते हैं वो ट्रांसफर डायरेक्शन में प्रोवाइड कराते हैं। और ये इसलिए प्रोवाइड कराते हैं कि जो आपका स्लैब का इस डायरेक्शन में और स्लैब के इस डायरेक्शन मतलब लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो एक्सपेंशन होगा उसको अलाउ करने के लिए आप एक्सपेंशन जॉइंट को प्रोवाइड कराते हैं, राइट। अब ये आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये है आपका एक स्लैब, मान लीजिए यहाँ से लेके ये स्लैब है, इसकी लेंथ कितनी है आपकी? एल लेंथ है, राइट। और यहाँ से आपकी इधर से दूसरी स्लैब है, इधर आपकी दूसरी स्लैब है। तो इन दोनों स्लैब के बीच में आपने दिया है यहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट, यहाँ भी दिया है आपने एक्सपेंशन जॉइंट। एक्सपेंशन जॉइंट का जो कंप्लीट विड्थ है उसको आपने डेल से डिनोट किया। कैसे किया है? डेल से डिनोट किया है। और यहाँ पे डेल बाई 4 और डेल बाई 4 मतलब 25% इधर 25% इधर विड्थ का आपने क्या कर दिया? फिल कर दिया। किससे? फिलर मटेरियल से। फिलर मटेरियल में जनरली आप यूज करते हैं आप रबड़ का, क्रॉक का, और ये फिलर मटेरियल में यूज करते हैं। तो इसको आप फिलअप कर दिया और 50% जो एरिया होता है उसको आप क्या करते हैं? जो 50% आपकी जो विड्थ होती है उसको आप क्या करते हैं? खाली रखते हैं। किसके लिए रखते हैं? एक्सपेंशन के लिए। सेम इधर भी रखते हैं। डेल बाई फोर दोनों साइड 25% क्या कर दिया आपने? फिल कर दिया। और 50% डेल बाई टू जो पोर्शन है उस पोर्शन को आपने क्या किया? ओनली खुला रखा। क्यों? एक्सपेंशन को अलाउ करने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो इसी को बोलते हैं अलाउेबल एक्सपेंशन। अलाउेबल एक्सपेंशन कितना रखते हैं आप? डेल बाई 4 प्लस डेल बाई 4 मतलब डेल बाई 2 जो होता है आपका वो होता है आपका अलाउेबल एक्सपेंशन, राइट। अब अलाउेबल एक्सपेंशन तो होता है, तो कभी कभी क्वेश्चन में एग्जाम में न्यूमेरिकल आ जाता है कि स्पेसिंग निकालना है आपको। स्पेसिंग बिटवीन एक्सपेंशन जॉइंट। स्पेसिंग का मतलब क्या हुआ कि ये एक मान लीजिए यहाँ पे आपका एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड है और एक एक्सपेंशन जॉइंट देखिए यहाँ पे प्रोवाइड है। तो इन दोनों एक्सपेंशन जॉइंट के बीच की स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए? तो ये आपको कभी कभी निकालने के लिए पूछ लेता है एग्जाम में। पर आपको जनरली पता होना चाहिए कि जनरली अकॉर्डिंग टू आईआरसी के गाइडलाइन के हिसाब से जो एक्सपेंशन जॉइंट की स्पेसिंग होती है वो 140 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड किया, जो नेक्स्ट एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड किया, तो इन दोनों के बीच की जो स्पेसिंग होती है वो 140 मीटर से ज्यादा कभी भी उसकी स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए। बट उसके निकालने का फार्मूला होता है स्पेसिंग निकालने का। स्पेसिंग बिटवीन एक्सपेंशन जॉइंट निकालने का फार्मूला होता है जिसको आप एल से डिनोट करते हैं। और ये एल इक्वल टू होता है डेल अपान 2 अल्फा टी। क्या होता है स्पेसिंग बिटवीन एक्सपेंशन जॉइंट? एल इक्वल टू डेल अपान 2 अल्फा टी। अब यहाँ पे 2 अल्फा क्या होता है आपका? थर्मल कॉएफिशिएंट होता है। और डेल क्या होता है आपका? विड्थ ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट होता है। और टी क्या होता है? टेम्परेचर डिफरेंस होता है। तो वही आप देखिए यहाँ पे डेल होता है विड्थ ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट, टी होता है टेम्परेचर डिफरेंस, एंड अल्फा होता है आपका थर्मल ऑफ कॉएफिशिएंट। तो ये था आपका एक्सपेंशन जॉइंट का कॉन्सेप्ट। अब अकॉर्डिंग टू एज पर आईआरसी जो गाइडलाइन है उनको देख लेते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो जैसा कि मैंने सभी कुछ ऑलमोस्ट आपको डिस्कस कर ही लिया है, अब बस उनको देख लेते हैं कि the width of expansion joint is provided such that even after full expansion of
pavement 50% of gap should be maintained, hence allowable expansion is del by 2। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, यहाँ पे जो आपका completely width होता है आप expansion के लिए, उसमें आप तो 50% पोर्शन जो है उसको आप फिल कर देते हैं, मेंटेन कर लेते हैं फिलर मटेरियल से, एंड 50% मात्र आप क्या रखते हैं, विड्थ रखते हैं एक्सपेंशन के लिए। तो वही दिया कि अलाउबल एक्सपेंशन कितना होता है आपका डेल बाई 2। सेकेंड पॉइंट है आपका विड्थ ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट जो होती है वो कभी भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, किससे 2.5 से सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए कभी भी विड्थ ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है स्पेसिंग बिटवीन एक्सपेंशन जॉइंट शुड नॉट बी मोर देन 140 मीटर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पेसिंग जो होती है एक्सपेंशन जॉइंट की जनरल टू आईआरसी गाइडलाइन से आपकी कभी भी 140 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो आप स्पेसिंग फाइंड आउट करते हैं इसका फार्मूला आपको दिखाया मैंने, वो होता है आपका L इक्वल टू डेल अपान 2 अल्फा टी। यहाँ पे डेल होता है आपका विड्थ ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट, और अल्फा होता है आपका थर्मल कोएफिशिएंट, और टी होता है आपका टेम्परेचर डिफरेंस, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखिए फिलर मटेरियल प्रोवाइडेड इन एक्सपेंशन जॉइंट गैप शुड हैव मिनिमम 50% कंप्रेसिबिलिटी। और फिलर जो मटेरियल होता है वो आपका तो रबर, क्रॉक, फाइबर एक्सेट्रा। तो ये आपका था एक्सपेंशन जॉइंट का पूरी गाइडलाइन अकॉर्डिंग टू आईआरसी। अब बात करते हैं हम लोग अरेंजमेंट ऑफ डोवेल बार्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था डोवेल बार, जैसा कि आपको दिखाया था कि डोवेल बार तो उसका अरेंजमेंट कैसे करते हैं एक्सपेंशन जॉइंट में। तो पर्पस तो आपको जनरली मैंने बता ही दिया था कि टू ट्रांसफर द व्हील लोड फ्रॉम वन स्लैब टू एडजेसेंट स्लैब। तो एक स्लैब से दूसरे स्लैब में जो ट्रांसफर करते हैं आप व्हील लोड को, वो आप प्रोवाइड कराते हैं उसके लिए आप डोवेल बार को। तो ये पर्पज है। और कितना आप ट्रांसफर लोड कराते हैं जनरली 40% आप ट्रांसफर कराते हैं डोवेल बार से डिजाइन लोड को ट्रांसफर, राइट। सेकंड पॉइंट है आप देखिए कि टू रिड्यूस डिफरेंशियल डिफ्लेक्शन बिटवीन स्लैब एट जॉइंट। आप रिड्यूस करते हैं डिफरेंशियल डिफ्लेक्शन बिटवीन स्लैब एट जॉइंट। अब ये डिफरेंशियल डिफ्लेक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है, तो देखिए ये मान लीजिए आपकी क्या है, ये एक स्लैब है, राइट, डिजिट पेमेंट की, ये अब दूसरी स्लैब है, इनके बीच में आपने एक्सपेंशन जॉइंट दिया है। अब यहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट तो दिया बट आपने डोवेल बार प्रोवाइड नहीं किया। तो ये केस है आपका जब नो डोवेल बार है। तो आपने यहाँ पे देखिए दिख रहा है आपको डोवेल बार प्रोवाइड नहीं किया। अब आपका जो व्हीकल मूव कर रहा है इस डायरेक्शन, तो उसका व्हील का लोड आया कहाँ पे, इस इसके इंड पोर्शन में। मान लीजिए यहाँ पे आया आपके एज पोर्शन में, क्या आया इसका व्हील का लोड आया। जैसे व्हील का लोड आया, डोवेल बार तो आपने प्रोवाइड कराया नहीं है, तो आपकी रोड क्या होगा, डिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये देखिए आपको शेप दिख रहा होगा, ये डिफ्लेक्शन का शेप होगा, डिफ्लेक्शन हो जाएगी। और डिफ्लेक्शन कितना होगा, डेल डिफ्लेक्शन हो जाएगा, राइट। तो यही होता है आपका डिफरेंशियल डिफ्लेक्शन, राइट। आपने डबल बार प्रोवाइड नहीं कराया, उसके इसमें आपका क्या हुआ, डिफरेंशियल डिफ्लेक्शन हुआ। बट इस डायग्राम में देखिए कि विद डबल बार के साथ क्या कॉन्सेप्ट होता है। आपका ये स्लैब हुई, एक इधर से स्लैब हुई, आपका यहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड है, आपने यहाँ पे क्या प्रोवाइड करा दिया, डबल बार प्रोवाइड कर दिया। जैसे ही आपने डबल बार प्रोवाइड कराया, देखिए आपका जो डिफरेंशियल डिफ्लेक्शन है वो क्या हुआ, रिड्यूस हो गया, या नो डिफरेंशियल डिफ्लेक्शन होता है। तो ये देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में नो डिफरेंशियल डिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है, कि नो डिफरेंशियल डिफ्लेक्शन दिख रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है आपका कि नो डोवेल बार जब प्रोवाइड होता है डोवेल बार, तो इसीलिए आपका जो सेकंड पॉइंट है कि ये क्या करता है, डोवेल बार रिड्यूस करता है डिफरेंशियल डिफ्लेक्शन बिटवीन स्लैब एट जॉइंट। अरेंजमेंट देख लीजिए नोबेल बार का। आप जनरली आपका ये स्लैब होता है, यहाँ पे आपने दिया है एक्सपेंशन जॉइंट, यहाँ पे आपने प्रोवाइड किया सीलर। टॉप पे क्या करते हैं आप, सीलर प्रोवाइड करते हैं, सील कोटिंग कर देते हैं, किसकी, बिटुमेन एंड टार की कर देते हैं। और इसमें जो फिलर मटेरियल डालते हैं वो आप डालते हैं, जनरली आपको बता चुका मैं, क्रॉक या फाइबर का यूज करते हैं। और एक साइड आपका जो डोबल बार प्रोवाइड है जो स्लैब के अंदर है, वो डोबल बार क्या होता है, बॉन्डेड डोबल बार होता है, राइट। लेकिन जो आपका डोबल बार बाहर निकला होता है रोड के बाहर, जो अगली आप स्लैब कंस्ट्रक्शन करने वाले होते हैं, तो वो डोबल बार जो होता है अनबॉन्डेड होता है। तो अनबॉन्डेड जो डोबल बार होता है उसको, उसमें आप क्या करते हैं, उसको आप जनरली क्या करते हैं कि उसमें आप डोबल बार में आप बिटूमेन की कोटिंग कर देते हैं। क्या करते हैं, इसके ऊपर देखो ये ब्लैक कलर की आपको दिख रही है जो डोबल बार के ऊपर, इसमें आपने क्या किया है कि इसमें आपने बिटूमेन की क्या कर दी, कोटिंग कर दी है डोबल बार में। और जब डोबल बार का जो इंड है इसमें आपने एक मेटल का कैप लगा दिया। किसका लगा दिया, मेटल का कैप, जिससे आपका डोबल बार क्या रहे, इन्वायरमेंट के एटमॉस्फेयर के हिसाब से और कंक्रीट के जो स्लैब प्रोडक्ट है उसके केस में क्या रहे, सेफ रहे। तो ये डोवेल बार होता है अनबॉन्डेड। ये जो कॉन्सेप्ट लगा देते हैं आप, ये ओल्ड टाइम के कंस्ट्रक्शन में लगाते हैं। लेकिन आज के जमाने में जो कंस्ट्रक्शन मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आप यूज करते हैं, उस केस में आप क्या करते हैं, जनरली डोवेल बार की जगह आप पीवीसी पाइप का यूज करते हैं। पीवीसी पाइप मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप जो होती है उसका यूज करते हैं आप जनरली मॉडर्न टेक्निक में। तो वही है कि टेक्निक फॉर अनबॉन्डिंग डोवेल बार इन कंक्रीट स्लैब, जो टेक्निक आप यूज करते हैं फॉर अनबॉन्डिंग डोवेल बार इन कंक्रीट स्लैब में, वो टेक्निक होती है कि
बिटुमिन कोटिंग कर देते हैं आप डबल बार में, और मेटल क्रैप प्रोवाइड करा देते हैं एट द एंड में। वो था आपका ओल्ड कंस्ट्रक्शन। न्यू कंस्ट्रक्शन जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसमें अपने पीवीसी पाइप का यूज करते हैं। तो ये है आपका ऑल ओवर अरेंजमेंट किसका, डबल बार का। अब इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं एक्सपेंशन जॉइंट से रिलेटेड कि उसका हम लोग स्पेसिंग कैसे को फाइंड आउट करते हैं अपने एक्सपेंशन जॉइंट के। तो उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं अपना क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 42? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 में दिया है कि विड्थ ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट, क्या दिया है आपको, विड्थ ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट इज 2 सेंटीमीटर। तो देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन है कि विड्थ दी है आपको किसकी, एक्सपेंशन जॉइंट को, जिसको आप जनरली किससे डिनोट करते हैं, डेल से। कितना गिवन है आपको, देखिए 2 सेंटीमीटर, राइट। एंड टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन, टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन जो टेम्परेचर है आपका स्लैब का कितना दिया है, 20 डिग्री सेल्सियस, राइट। देन find the spacing between expansion joint for a maximum temperature of 45 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो आपको स्पेसिंग फाइंड करना है किसका, एक्सपेंशन जॉइंट का, जब टेम्परेचर कितना होगा, 45 डिग्री सेल्सियस होगा, राइट। और आपको थर्मल कॉएफिशिएंट जो अल्फा है उसकी वैल्यू दी है 12 इंटू 10⁻⁻6 डिग्री पर सेकेंड, राइट। तो सेल्सियस। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको ना स्पेसिंग फाइंड आउट करना है कि स्पेसिंग कितना होगा आपके एक्सपेंशन जॉइंट का। सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको डिफ्लेक्शन, आपको विड्थ ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट दिया है, देखिए कितना दिया है, जिसको आप डेल से डिनोट करते हैं, कितना दिया आपको, 2 सेंटीमीटर। और टेम्परेचर दिया है जब कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कितना दिया था, 20 डिग्री सेल्सियस। एक्सपेंशन आपको जॉइंट में जो एक्सपेंशन है वो कितना, 45 डिग्री सेल्सियस पर निकालना है आपको, उसके बीच की स्पेसिंग निकालना है। तो टेम्परेचर का डिफरेंस तो आप निकाल ही लेंगे, 45 माइनस 20, तो टेम्परेचर का डिफरेंस आ गया 25 डिग्री सेल्सियस। थर्मल कॉएफिशिएंट आपको दिया ही है 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस, राइट। और आपको पता है कि स्पेसिंग बिटवीन एक्सपेंशन जॉइंट का फार्मूला होता है L इक्वल्स टू डेल अपान 2 अल्फा टी। डेल आपको गिवन है, अल्फा की भी गिवन है, टेम्परेचर डिफरेंस आपने निकाल ही लिया है, बस आप वैल्यू को पुटअप कर देंगे। जैसे ही वैल्यू को पुटअप किया तो स्पेसिंग बिटवीन एक्सपेंशन जॉइंट आई है आपकी 33.33 मीटर, राइट। अब देखिए ये ग्रेटर देन नहीं होनी चाहिए इससे 140 मीटर से, तो नहीं है ग्रेटर देन, तो मतलब आपका जो एक्सपेंशन जॉइंट का जो आपका स्पेसिंग है वो क्या है, आपकी सेफ है। तो इस तरह आप निकालते हैं एक्सपेंशन जॉइंट की स्पेसिंग। क्लियर। तो ये था ऑल ओवर कॉन्सेप्ट आपके एक्सपेंशन जॉइंट का। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। तो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट को देखते हैं, ये भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट को आप समझेंगे, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट का जो कॉन्सेप्ट होता है ये आपका विथ विदाउट दोनों डोवेल बार में होता है। तो इन दोनों के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट रहा आपका। अब कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट आपका एक्चुअली क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट आर प्रोवाइडेड इन ट्रांसफर डायरेक्शन। तो जैसा कि मैंने बताया एक्सपेंशन जॉइंट भी आपका ट्रांसफर डायरेक्शन में प्रोवाइड होता है और कंट्रैक्शन जॉइंट भी आपका ट्रांसफर डायरेक्शन में प्रोवाइड होता है। ये अलाउ क्या करता है, अलाउ करता है लॉन्गिट्यूडिनल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्लैब ड्यू टू डिक्रीज इन एनवायरमेंट टेम्परेचर। ध्यान रखिए एक्सपेंशन जॉइंट का जब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उस समय पढ़ा था आपने इंक्रीज इन इन्वायरमेंट टेम्परेचर। तब टेम्परेचर आपका इन्वायरमेंट का इंक्रीज होता है उस केस में आप जो अलाउ करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में एक्सपेंशन, उस केस में आप एक्सपेंशन जॉइंट को प्रोवाइड कराते हैं। पर जो कंस्ट्रक्शन जॉइंट आप प्रोवाइड करा रहे हैं ये भी एक ट्रांसफर जॉइंट का ही टाइप है और ये इसको भी आप ट्रांसफर डायरेक्शन में ही प्रोवाइड कराते हैं। बट ये भी क्या करता है, ये भी अलाउ करता है एक्सपेंशन लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन का ही। बट ये कब करता है, जब आपका टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। डिक्रीज इन एनवायरमेंट टेम्परेचर होता है उस केस में आप कंस्ट्रक्शन जॉइंट के लिए प्रोवाइड कराते हैं उस केस के लिए, राइट। तो कंस्ट्रक्शन जॉइंट कैन बी डिफाइंड विद और विदाउट डबल बार। जैसा कि मैंने बताया कंस्ट्रक्शन जॉइंट आप जनरली विद और विदाउट दोनों केस में डबल बार के केस में आप कंस्ट्रक्शन जॉइंट को प्रोवाइड करते हैं। तो केस नंबर हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं जब आप डबल बार को प्रोवाइड नहीं कराते हैं, नो डबल बार्स प्रोवाइड, उस केस को हम लोग डिस्कस करते हैं। और ये रहा आपका जब नो डबल बार प्रोवाइड कराते हैं। तो ये है आपका, देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये है आपका कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, ये है आपका दूसरा कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। इनके बीच की जो स्पेसिंग होती है जनरली 4.5 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए इन केस ऑफ PCC के केस में। ये है आपका इस कंस्ट्रक्शन जॉइंट में आपका जो क्रॉस सेक्शन दिखा रहा है ये आपका है फ्रिक्शनल स्ट्रेस का, यहाँ पे फ्रिक्शन भी आपका डेवलप है। और ये आपकी कंस्ट्रक्शन जॉइंट का जो है तो यहाँ पे पेमेंट की रहेगी विड्थ, और ये है पेमेंट की स्मॉलेस्ट से, ये है आपकी क्या, थिकनेस पेमेंट की, राइट। तो आपने यहाँ पे फ्रिक्शनल स्ट्रेस इनटू विड्थ इनटू हाइट इक्वेट किया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू गामा इनटू हाफ बी इनटू एच, राइट। यहाँ से आपने स्पेसिंग बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट निकाला जब आप डोवेल बार को प्रोवाइड नहीं कर रहे विदाउट डोवेल बार। उस केस में स्पेसिंग निकालने का फार्मूला होता है आपके कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट का 2.5, राइट, 2 सॉरी बाय मिस्टेक 2 इंटू
फ्रिक्शनल स्ट्रेस जो कि आपका स्ट्रेस है। अब इसको जनरली आप फ्रिक्शनल स्ट्रेस ना बोल के इसको आप जनरली क्या बोलते हैं, ट्रांसफर स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस बोल सकते हैं या ट्रांसफर स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। तो ये आपका टेंसाइल स्ट्रेस हुआ, तो 2 इंटू टेंसाइल स्ट्रेस अपान गामा इंटू आपका क्या है यहाँ पे एल, क्या है आपका गामा इन अपान एफ, क्या है यहाँ पे एफ। तो आपका जो स्पेसिंग निकल के आई किसकी, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट की, वो स्पेसिंग को कैसे फाइंड करेंगे, विदाउट डोवेल बार के केस में 2 इंटू टेंसाइल स्ट्रेस अपान गामा इंटू आपका है यहाँ पे एफ। एफ क्या है आपका, कॉएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये आपका फार्मूला हुआ। तो आपको मैं ये फार्मूला आपको एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, तो आपको जनरली ये दिख जाएगा कि आपका फार्मूला होता है यहाँ पे एल इक्वस टू, जो आपका फार्मूला होता है एल इक्वस टू, वो जनरली होता है आपका जब आप विदाउट डोवेल बार का केस है कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट में, तो वो होता है आपका 2 और इंटू जो आपको टेंसाइल स्ट्रेस उसको आप एस और एफ से डोनेट कर देते हैं टेंसाइल स्ट्रेस को, राइट। तो 2 SF अपान आपका होता है गामा की वैल्यू जो लेते हैं आप गामा और इंटू कॉएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एफ। तो ये जनरली आपका फार्मूला होता है। तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, तो यहाँ पे आपका ये फार्मूला मेंशन है, इसको आप ध्यान कर लीजिएगा जब विदाउट डोवेल बार का केस है, राइट। तो स्पेसिंग बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट होता है आपका जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 इंटू टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन गामा इंटू एफ। और आपको ये ध्यान रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज पर आईआरसी की गाइडलाइन के हिसाब से कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट की जो स्पेसिंग होती है वो कभी भी 4.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इन केस ऑफ पीसीसी के। तो ये था आपका कौन सा केस, ये था आपका जब विदाउट डोवेल बार। अब बात करते हैं हम लोग विद डोवेल बार। तो जब व्हेन डोवेल बार प्रोवाइड, जब आप देखिए यहाँ पे आपने डोवेल बार को प्रोवाइड करा दिया है, उस केस में जब डोवेल बार को प्रोवाइड कराएंगे तो उस केस में आपको क्या निकालना पड़ेगा, उस केस में आपका एरिया ऑफ स्टील को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा और टेंसाइल स्ट्रेस को भी देखना पड़ेगा। तो जब ऑलवेज आपको गामा की वैल्यू 2400 kg पर मीटर क्यूब लेनी है, कब, जब आपका आईआरसी विल जब अंटिल आईआरसी नॉट मेंशन, आईआरसी ने आपको मेंशन नहीं किया उस केस में आपको 2400 आपको गामा की वैल्यू लेके चलनी है, राइट। और इसका जो फार्मूला होता है स्पेसिफिक निकालने का वो होता है आपका L इक्वल टू सिग्मा एस टी। सिग्मा एस टी क्या है आपका टेंसाइल स्ट्रेस इंटू ए एस टी। ए एस टी होता है आपका एरिया ऑफ स्टील, राइट, इंटू अपान एफ गामा बी इंटू एच। तो ये जो फार्मूला है आपका, ये फार्मूला है आपका जब आपका डोवेल बार प्रोवाइड है उस केस में आपको अगर स्पेसिंग निकालना है तो उस केस के लिए ये आपका फार्मूला हुआ। किसके केस में, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट के केस में। अब चलिए इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल को देख लेते हैं तो इससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा आपका न्यूमेरिकल कि डिजाइन स्पेसिंग बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट इफ टेंसाइल स्ट्रेस इन कंक्रीट कंसीडर 0.8 kg पर सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आपको कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट की स्पेसिंग निकालनी है और आपको टेंसाइल स्ट्रेस, जो आपको टेंसाइल स्ट्रेस गिवन है, ये टेंसाइल स्ट्रेस कितनी गिवन है, 0.8 kg पर सेंटीमीटर का स्क्वायर, राइट। एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो गिवन है आपको 1.5 गिवन है, राइट। एंड गामा की वैल्यू आपको 2400 गिवन है। तो ये आपको डाटा गिवन है और आपको निकालना है स्पेसिंग किसकी, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट की। और आपको यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपको क्या है, डोवेल बार प्रोवाइड है या नहीं है। तो आपको डोवेल बार प्रोवाइड है नहीं गिवन है तो आप जान ली नो डोवेल बार का केस है। विदाउट डोवेल बार का केस है तो विदाउट डोवेल बार के केस का आपको फार्मूला पता है। विदाउट डोवेल बार का फार्मूला होता है आपका L इक्वस टू 2 इंटू आपका जो टेंसाइल स्ट्रेस है, राइट, अपान गामा इंटू एफ। और यहाँ पे आपको पूरी डाटा गिवन है, टेंसाइल स्ट्रेस गिवन है 0.8 गिवन है, राइट। गामा की वैल्यू आपको गिवन नहीं है तो 2400 आपको पता ही लेनी है, अगर गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन ट्रांसलेशन आपको गिवन है, बस आपको फार्मूला में वैल्यू को पुटअप करना है। और आपका जो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट का स्पेसिंग आई वो आई 4.44 मीटर। और आपको पता है कि जनरली अकॉर्डिंग टू आईआरसी गाइडलाइन से आपका कभी भी 4.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं आना चाहिए आपका क्या, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। तो ये आपका देखिए 4.5 मीटर या सेंटीमीटर बाय मिस्टेक से 4.5 मीटर होना चाहिए, से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो देखिए आपका नहीं आया है, इस हिसाब से आपका क्वेश्चन करेक्ट है, राइट। तो आप सेफ है आपका कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट की स्पेसिंग। तो ये था आपका क्वेश्चन विदाउट डोवेल बार का। अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं विद डोवेल बार का। तो विद डोवेल बार का क्वेश्चन भी हम लोग डील करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 43। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर है 43, इसके बारे में हम लोग डील करते हैं। तो देखिए कि हमें निकालना है कि द स्पेसिंग बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, हमें क्या निकालना है, स्पेसिंग बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट
बाय यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। हमें गिवन डाटा गिवन है और हमें स्पेसिंग निकालनी है किसके बीच में, कंस्ट्रक्शन जॉइंट की, राइट। हम क्या क्या गिवन है देखिए आप, तो विड्थ ऑफ स्लैब गिवन है 4.52 मीटर, तो स्लैब का विड्थ गिवन है हमें 4.52 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। थिकनेस ऑफ स्लैब भी गिवन है आपको 25 सेंटीमीटर, थिकनेस ऑफ स्लैब भी गिवन है आपको 25 सेंटीमीटर, राइट। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है आपको देखिए 1.5, राइट। अलाउड टेंसाइल स्ट्रेस भी गिवन है आपका स्टील का, कितना गिवन है आपको 1400 केजी पर सेंटीमीटर का स्क्वायर, 1400 केजी पर सेंटीमीटर का स्क्वायर आपको गिवन है, राइट। डायमीटर ऑफ बार भी गिवन है आपको 12 mm, राइट। और आपको स्पेसिंग बिटवीन द बार भी गिवन है 300 mm। तो आप देखिए आपको डायमीटर ऑफ बार गिवन है, स्पेसिंग बिटवीन द बार गिवन है, इससे मतलब आपको आइडिया लग गया कि विथ डबल बार, मतलब इसमें डबल बार प्रोवाइड किया गया है कंस्ट्रक्शन जॉइंट में। तो मतलब ये कौन सा केस है, विथ डबल बार का है, ना कि विदाउट डबल बार का। ये है आपका केस विथ डबल बार का, क्योंकि डायमीटर ऑफ बार भी गिवन है आपको, स्पेसिंग बिटवीन द बार भी गिवन है। चलिए आइए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम लोग। तो ये है आपका क्वेश्चन 43 का सॉल्यूशन। आपको विड्थ गिवन है कितनी 4.52 मीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको थिकनेस भी गिवन है आपकी पेमेंट की 25 सेंटीमीटर, जिसको आपने मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो आई आपकी 0.25 मीटर, राइट। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी गिवन है आपको 1.5, राइट। और आपको गिवन है टेंसाइल स्ट्रेस गिवन है 1400 केजी पर सेंटीमीटर का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से आप निकालेंगे एरिया ऑफ स्टील। आपको पता है इसका फार्मूला जो होता है आपका जब बिट डोवेल बार का, उसका होता है आपका स्पेसिंग निकालने का 2 एरिया ऑफ स्टील, जो सिग्मा एस टी से आप डोनेट करते हैं, इनटू ए एस टी, एरिया ऑफ स्टील ये होता है, और टेंसाइल स्ट्रेस का होता है सिग्मा एस टी अपान एफ गामा बी एच। तो बस आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ स्टील निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ बार्स, कितने बार्स आपने प्रोवाइड करा रहे हैं। तो नंबर ऑफ बार्स निकालने का फार्मूला हो गया, जो आपकी विड्थ है उसको आप स्पेसिंग से क्या कर देंगे, डिवाइड दे देंगे, उससे पता चल जाएगा कि आपके नंबर ऑफ बार्स कितने हैं। विड्थ है आपकी 4.52 मीटर और स्पेसिंग है आपको कितने, क्वेश्चन में गिवन है देखिए स्पेसिंग गिवन है आपको 300 mm, तो उसको आपने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो विड्थ अपान स्पेसिंग कर दिया, तो आपको निकल के आया नंबर ऑफ बार्स 15.06, जो जनरली आपने लिया 16 नंबर ऑफ बार्स कंसीडर कर लिया। अब आप निकालेंगे एरिया ऑफ स्टील, तो एरिया ऑफ स्टील आपका हो जाएगा नंबर ऑफ बार्स इंटू पाई अपान 4 इंटू डी स्क्वायर। तो नंबर ऑफ बार है 16 अपान पाई अपान 4, और डायमीटर आपको दिया ही है 12 mm, तो 12 का स्क्वायर, और उसको mm को कन्वर्ट कर लिया आपने सेंटीमीटर, इसलिए 10⁻⁻² कर दिया, और आपका एरिया ऑफ स्टील निकल गया 18.09 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बस अब आपको स्पेसिंग का फार्मूला पता ही है, 2 इंटू टेंसाइल स्ट्रेस वो आपको गिवन है, एरिया ऑफ स्टील आपने निकाल लिया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो भी आपको गिवन ही है, गामा की वैल्यू आपको गिवन नहीं, तो आपको पता है गामा आपको लेकर 2400 लेके चलना है, विड्थ आपको गिवन है, और थिकनेस भी आपको पेमेंट की गिवन है, आपको पूरा डाटा गिवन है, आपने पूरी डाटा की वैल्यू को पुटअप किया, और आपकी जो स्पेसिंग निकल के आई वो आई 12.45 मीटर। तो ये आपकी कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट की स्पेसिंग निकल के आई किस केस में, जब आपका डोवेल वर्क क्या किया गया है, प्रोवाइड किया गया है। और आपका लास्ट जो जॉइंट है वो है आपका लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट की बात करें तो दिस जॉइंट इज प्रोवाइडेड इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। तो जैसे आपको बताया था मैं कि ये जो जॉइंट है ये आपके लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में प्रोवाइड कराते हैं, और ये क्या काम करता है, तो ये करता है टू अकाउंट लेटरल एक्सपेंशन एंड लेटरल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्लैब। जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है आपका लेटरल या ट्रांसफर डायरेक्शन में पेमेंट का, उसको क्या करता है, अकाउंट करता है, इसको अलाउ करता है। तो इसको कौन देखता है, आपका लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। तो इसलिए लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट प्रोवाइड करते हैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, और ये क्या करता है, टू अकाउंट करता है या किसको, लेटरल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो होता है आपके स्लैब में, किस डायरेक्शन में, लेटरल डायरेक्शन में या ट्रांसफर डायरेक्शन में, राइट। और स्पेसिंग बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट जनरली केप्ट सेम एज द लेन विड्थ। और जो सिंपल सी बात है, आप ये जो लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट प्रोवाइड कराते हैं, जनरली आप एक लेन के बाद दूसरा जब लेन बनाते हो तो उस समय आप लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट प्रोवाइड करते हैं, तो जनरली जो आप की लेन की विड्थ होगी वही आपकी क्या होगी, स्पेसिंग होगी लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट की। तो वही आपको यहाँ पर डाटा गिवन है। अब टू कीप द स्लैब इन पोजीशन, टाई बार आर डिजाइन विच आर प्लेस्ड इन ट्रांसफर डायरेक्शन। आपको बताया था मैंने कि आपके लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट में टाई बार को आप प्रोवाइड कराते हैं, और जनरली जो आपको प्लेस कराते हैं टाई बार को किस डायरेक्शन में प्रोवाइड कराते हैं, ट्रांसफर डायरेक्शन में प्रोवाइड कराते हैं। तो ये था आपके डिजाइन ऑफ जॉइंट का कंप्लीट कॉन्सेप्ट, जिसमें आपने देखा लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट के बारे में देखा, एक्सपेंशन जॉइंट के बारे में देखा, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट के बारे में देखा, इंसर्टेड न्यूमेरिकल देखा, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जनरली इसके क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरह आपका कंप्लीट हो गया रिजिड पेमेंट का कॉन्सेप्ट, पूरा कंप्लीट हुआ। तो पेमेंट डिजाइन आपका आज से पूरा ऑल ओवर क्या हो चुका,
कंप्लीट होगा। पेमेंट डिजाइन में आपका कुछ भी नहीं छूटा, आपने सब कवर कर लिया। और आपने अभी तक हाईवे इंजीनियरिंग में ऑल ओवर डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन पार्ट से लेकर ज्योमेट्रिक डिजाइन से लेकर ट्रैफिक इंजीनियरिंग से लेकर पेमेंट डिजाइन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब ओनली हाईवे इंजीनियरिंग में आपका हाईवे मटेरियल बचा है, जो आपको आने वाले दिनों में हाईवे मटेरियल का भी वीडियो अपलोड हो जाएगा और आप उसको डिस्कस कर लेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके चैनल में सॉइल मैकेनिक्स और सर्वेइंग दोनों के लेक्चर भी अब स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। और अगर आपको ये सभी वीडियो अच्छे लग रहे हो और आपको हेल्पफुल लग रहे हो, तो आप मुझे अप्रिसिएट करिए। और इसके लिए आपको सिर्फ लाइक करना है, हमारे चैनल को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और आपको बस अपने अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई सुझाव हो, तो आप मुझे आप कमेंट के थ्रू आप में से अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। या आपको पता है काइजन टेक एड के चैनल में आपको अबाउट सेक्शन में व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया गया है, वहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। आगे हम देखेंगे हाईवे मटेरियल का लेक्चर। Change for good.